नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र मास्टर वीडियो। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसके झारखंड के द्वारा अभी जो स्टैटिक बुक लॉन्च की गई है उसके 1 से लेकर 5 सेट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां से जुड़ करके आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके सपनों में जान भरेगी और आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने में ये वीडियो बहुत ही कामगार साबित होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अधिक्षेत्रों की सूची में शामिल है। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन पहला है, दूसरा है 8वीं अनुसूची, तीसरा है 12वीं अनुसूची और चौथा कौन सा हो गया 5वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची हो जाएगी, यानी कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, MS स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास ऑप्शन है श्वेत क्रांति, दूसरा ऑप्शन है हरित क्रांति, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी क्रांति और चौथा कौन सा है पीली क्रांति। तो दोस्तों, जो MS स्वामीनाथन थे ये भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो किला मुबारक स्मारक है ये हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया पंजाब। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो हमारा पंजाब हो जाएगा, यानी कि किला मुबारक स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है, पंजाब राज्य में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा चौथा प्रश्न, रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों, फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया सिक्किम। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम में रेड पांडा विंटर कार्निवल मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है, यानी कि जो मेची नदी है वो किसकी सहायक नदी है। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शन है गंगा, गंडक, गोदावरी और महानंदा। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो हमारा महानंदा हो जाएगा वो मेची की सहायक नदी हो जाएगी, जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों देखिए, आप सबको पता होगा कि अनुच्छेद 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा किस राज्य को प्रदान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया गोवा। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो नागालैंड हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा कि 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किसे, नागालैंड को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा होगा 7वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया तिब्बत। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो बांग्लादेश हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है चालुक्य वंश, दूसरा ऑप्शन है गुप्त वंश, तीसरा ऑप्शन है चेर वंश और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया चोल वंश। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चोल वंश जो है ये राजवंश थे। चोल वंश इन्होंने क्या किया था, तो दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम का स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों यानी कि वेनिस एवं लोड्स से प्राप्त होती है। तो कौन सा खनिज ऐसा है जो खनिज जो है दरारों से एवं परतों से प्राप्त होती है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है सोडियम लवण, दूसरा ऑप्शन है पोटास लवण, तीसरा ऑप्शन है जिप्सम और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया तांबा। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जो तांबा हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, एक प्रकार खनिज है जो दरारों एवं परतों के
से प्राप्त होती है। ठीक है, आपसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो इसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीएसटी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है हमारे देश में जीएसटी दिवस जो होती है वो 1 जुलाई को मनाई जाती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, तो इसी के दिन से हम लोग प्रत्येक 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी जो होती है किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी, तो अधिनियम कौन सा था हमारे पास, 101वां जो अधिनियम था जो 2017 में लागू की गई थी। तो जीएसटी 101वां संविधान अधिनियम के तहत जो है सेवा जीएसटी लागू की गई थी। ठीक है, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की ओर अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है शेल्टर बेल्ट, दूसरा ऑप्शन है समोच्च जुताई, तीसरा ऑप्शन है कृषि वानिकी और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, पट्टीदार खेती। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शेल्टर बेल्ट जो होती है ये राजस्थान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। यानी दोस्तों जो हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई हो रही थी उसके मतदाताओं के बीच जो विभाजित करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया था, तो इसका ऑप्शन देखिए द्वैत शासन, दूसरा ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, तीसरा ऑप्शन है लॉरेट एक्ट और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, इल्बर्ट बिल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार जो हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है खाई को बढ़ाने के लिए मतदाताओं को विभाजित करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार जो है विधेयक जो पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है। दोस्तों भारतीय सदन जो होती है उसका 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दोस्तों यहाँ पे उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है, वही लोकसभा क्या होती है, निम्न सदन होती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या रहा था कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि राज्यसभा जो होती है ये भारतीय सदन का उच्च सदन होता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से वादक हैं। यानी कि उस्ताद अमजद अली खान जो है वो कौन सी वादक को बजाते हैं, तो आप देखिए आपके पास ऑप्शन है बांसुरी, दूसरा ऑप्शन है सरोद, तीसरा है शहनाई और चौथा कौन सा हो गया, संतूर। तो दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान जो थे ये क्या बजाते थे, तो सरोद वादक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न का आंसर होगा कि उस्ताद अमजद अली खान जो थे वो क्या थे, एक सरोद वादक थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय संविधान अनुच्छेद है ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोस्तों ये भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद है जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न हमारा होगा, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यानी दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में कौन से कवि रहते थे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन देखिए आनंद भट्ट है, दूसरा है बल्लाल, तीसरा है जयचंद और चौथा कौन सा हो गया, बाण भट्ट हो गया। तो दोस्तों जो बहुत ही बड़ा प्रश्न है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बाण भट्ट। यानी कि हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, बाण भट्ट थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पेशवा वंश, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, पांड्य वंश। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सातवाहन वंश हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि सातवाहन वंश जो है थे ये भारतीय राजवंश थे जिन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है। यानी कि दोस्तों ये जो भोटिया एक जनजाति है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति है, तो वो किस राज्य से संबंधित है, यही प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन कौन सा गया, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो उत्तराखंड हो जाएगी, ये उत्तराखंड में क्या होती है, भोटिया अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थलरुद्ध देश है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पैराग्वे, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन देखिए कौन सा दोस्तों, ब्राज़ील, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, पेरू। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो पैराग्वे है ये दक्षिण एशिया अमेरिकी देश है, ठीक है, जिसमें क्या है, स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न देखिए, आज की सॉरी दोस्तों, इस सेट का अंतिम प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न होगा एक सेट में, तो इसी प्रकार से 5 सेट होंगे यानी कि 100 प्रश्न को हम देखेंगे। तो ये 20वां प्रश्न है दोस्तों। यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चारा, दूसरा है उल्वा, तीसरा है यूलेथिप्स, और चौथा कौन सा हो गया, फ्यूनेरिया। तो दोस्तों में जो थैलोफाइटा नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो फ्यूनेरिया जो होती है ये एक प्रकार की थैलोफाइटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा सेट में स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दूसरा सेट में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिन पौधे में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें क्या किस तौर के रूप में जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ट्रेगियोफाइटा हो गया, और चौथा कौन सा हो गया, गेमेटोफाइटा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ब्रायोफाइटा हो जाएगी ये संवहन तंत्र होता है, इसमें क्या होता है, संवहन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत से मयूर सिंहासन यानी कि पीकॉक थ्रोन जो है कौन लेकर गया था? यानी तो जो मयूर सिंहासन थे वो भारत से कौन लेकर गया था, यही प्रश्न कह रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है नादिर शाह, दूसरा ऑप्शन है अमजद शाह, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा कौन सा है, चंगेज खां। तो दोस्तों जो नादिर शाह वे क्या किए थे कि भारत से मयूर सिंहासन को लेकर चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बम्बू बांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो दोस्तों जो चेरो नृत्य है ये किस राज्य की है, तो ये मिजोरम की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? यानी दोस्तों मान लीजिए राष्ट्रपति किसी काम से अपने देश से बाहर हो जाते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति का पद होगा वो उस पर कौन काम करेगा? तो दोस्तों कौन काम करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में उपराष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं दे रखा है, थोड़ा सा घुमा कर दे रखा है दोस्तों, तो आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पद जो अध्यक्ष होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन में कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष हैं वो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर पदभार को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो बिहार है इसकी कोई तटीय रेखा नहीं है, जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की तट रेखा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, सतपुरा, विंध्य, अरावली और गुरुशिखर। तो दोस्तों जो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, गुरुशिखर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सतपुरा पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है, और अरावली जो है ये सभी क्या होती है, एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, लेकिन गुरुशिखर जो है क्या एक पहाड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, ताप्ती। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो कावेरी हो जाएगी यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है दमन और द्वीप समूह में, दूसरा है कर्नाटक द्वीप समूह में, तीसरा है केरल द्वीप समूह में, और चौथा कौन सा हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो होती है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग से 3 प्रमुख कालों से अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ देखिए दोस्तों नहीं आता है, यानी कि जो पाषाण युग थे उसमें जो 3 प्रमुख काल थे उनमें से कौन सा काल नहीं आता है। ठीक है, तो वो हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण,
दूसरा है नवपाषाण, तीसरा है ताम्रपाषाण और चौथा कौन सा हो गया मध्यपाषाण। तो दोस्तों इसमें जो ताम्रपाषाण हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि ताम्रपाषाण जो है इसके अंतर्गत जो है किसके अंतर्गत, पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण ये तीनों जो होती है ये प्रमुख काले पाषाण युग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, भू पर्यावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्लभता मंडल जो होती है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी कि भू चिन्ह ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। तो दोस्तों जो लैंडमार्क यानी चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है जो एरी झील और ओंटारियो झील के बीच स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि नियाग्रा प्रपात जो है ये ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं। आपके पास ऑप्शन है लेच, दूसरा है एडर, तीसरा है फ्लिप फ्लॉप, चौथा कौन सा हो गया रजिस्टर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एडर जो है ये कंप्यूटर प्रणाली में इसका उपयोग नहीं करते हैं, जबकि लेच, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कीर्तिवर्मन, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा कौन सा हो गया विक्रमादित्य। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन ये चीनी यात्री थे जिसके शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। आपके पास ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है एन गोपाल अय्यर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एन गोपाल स्वामी अय्यर जो थे ये अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार बने थे। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो दोस्तों जो बेकिंग पाउडर होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसे याद रखेंगे कि बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को, यानी कि इब्न बतूता कहाँ के थे, तो इब्न बतूता थे मोरक्को के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो आपके पास ऑप्शन है गंगोत्री, दूसरा है जिम्मा थोंजक झील, तीसरा है मानसरोवर झील और चौथा गोमुख। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा हो गया, मानसरोवर झील है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है महाबलीपुरम मंदिर, दूसरा है कोणार्क मंदिर, तीसरा है एलोरा गुफा मंदिर और चौथा कौन सा हो गया खजुराहो मंदिर। तो दोस्तों जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो मंदिर से के समूह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है भीमबेटका, तीसरा है एलिफेंटा और चौथा कौन सा हो गया बाघ गुफाएं। तो जो पाषाण कालीन शिला चित्रकारी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भीमबेटका में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा भीमबेटका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है। आपके पास ऑप्शन है बेगा, दूसरा है अगरिया, तीसरा है भील और कौन सा है गोंडा। तो जो भगोरिया उत्सव है वो कौन मनाती है, तो भील जनजाति के लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये सेट नंबर 2 भी यहाँ समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेट की ओर। दोस्तों तीसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसने लिखा था। तो आपके पास ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है भरत मुनि, तीसरा है कालिदास और चौथा कौन सा हो गया विष्णु शर्मा। तो जो नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र है इसको भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं पृथ्वी पर। तो ऑस्मियम हो गया, प्लेटिनम, तांबा और इस्पात। तो दोस्तों जो ऑस्मियम होते हैं ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं है, यानी कि नहीं है, कौन सा परम श्रृंखला में नहीं है। आपके पास ऑप्शन है परम 8600, परम 8000, परम मित्र और परम युवा। तो जो परम मित्र होती है ये सुपर परम श्रृंखला में नहीं आती है, जबकि परम 8600, परम 8000 और परम युवा ये सभी परम की श्रृंखला में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक, और सतपुरा, सह्याद्री और हिमाद्री। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक हो जाएगी इस प्रश्न का आंसर, यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला को हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था। तो दोस्तों जो असम में सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था वो कहाँ गया था, डिगबोई में खोजा गया था, यानी कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में। तो दोस्तों जो पंजाब राज्य है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होती है उर्वरक की खपत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो दोस्तों वास्तुकला जो द्रविड़ स्थापत्य शैली है वो हम्पी की जो गुफाएं हैं उसमें क्या पाई जाती है। तो ये द्रविड़ स्थापत्य शैली के उदाहरण है, यानी कि हम्पी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। आपके पास ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा हैदराबाद के निजाम, तीसरा है पंजाब के दलीप सिंह, और चौथा कौन सा हो गया ऑप्शन बड़ौदा के गायकवाड़। तो दोस्तों जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो भारतीय मूल का पहला शासक था वो कौन था, हैदराबाद का निजाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो दोस्तों उस बौद्ध ग्रंथ को क्या कहते हैं, विनय पिटक कहते हैं, जिसमें क्या होती है भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा है सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार में किसी को भी कोई विरोध विशेष अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने इस 100 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। तो दोस्तों जो पहला परमाणु जो परीक्षण था इसका कोड नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम था वो क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो कैलाश सत्यार्थी थे वे जुड़े हुए थे बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके लिए इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको, कैलाश सत्यार्थी को, किसके लिए, तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। तो दोस्तों भारत का जो पहला पद होता है वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन दूसरा पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्या होता है राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दूसरा पूछा जाता है कौन सा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो भारत का दूसरा जो उच्च संवैधानिक पद होती है किसकी होती है, भारत के उपराष्ट्रपति की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सार्वजनिक रोजगार में कह रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद जो है 16 में सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है, किसे समर्पित है। आपके पास ऑप्शन है भगवान शिव को, दूसरा है भगवान गणेश को, तीसरा है भगवान विष्णु को, और चौथा ऑप्शन कौन सा गया, भगवान ब्रह्मा को। तो दोस्तों हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है किससे समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी।
तो आपके पास ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में अमृतसर में स्थित है। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, दूसरा हजरत मियाँ मीर जी ने, तीसरा अशरफ अली थानवी ने और चौथा मोहम्मद अली हसन ने। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा, हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर का आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने वाले और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो आपके पास ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल ने दी थी, बंकिम चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। किसको, महात्मा गांधी को दी थी। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न होगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो कौन सी है, बैकाल झील है। आप सबको पता होगा दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चेरी दिया था किसे दिया था, तो चेरी किसे कहते हैं दोस्तों, अवध साम्राज्य को चेरी के नाम से जानते हैं। यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो साम्राज्य थे चेरी को नाम दिया था, क्या, अवध साम्राज्य नाम दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रास्फीति के संबंध में सीपीआई का क्या अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीपीआई का अर्थ क्या होता है, तो सीपीआई का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, यानी कि सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का ए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेट नंबर 3 भी यहीं समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे सेट नंबर 4 की ओर। दोस्तों जब वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की ओर। देखिए सेट नंबर 4 का जो पहला प्रश्न हमारा होगा, दोस्तों चौथा सेट का पहला प्रश्न हमारा होगा कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतमाला परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, आपसे प्रश्न कहेगा तो आपको बताना होगा कि भारतमाला परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये राजमार्गों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिनों की दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मनरेगा के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे, यही है मनरेगा। ठीक है, इसमें क्या होती है कि प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की जो रोजगार दी जाती है गारंटी के साथ। अगला प्रश्न हमारा होगा, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। तो दोस्तों जो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है वो होती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो होती है ये आकाशगंगा की निकटतम गैलेक्सी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंदौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों तंजौर जो चित्रकला शैली थी उसका उद्भव जो हुआ था वो किसके राजवंश में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल राजवंश के शासनकाल में हुआ था तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, IBM कॉर्पोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों जो IBM होती है इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो कहाँ पे दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस प्रश्न का आंसर होगा 6 का डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। तो दोस्तों जो पाक जलडमरू मध्य है ये क्या करती है, जो श्रीलंका के मन्नार को पृथक करता है, किससे, भारत के तमिलनाडु से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो दोस्तों जो अधिनियम था 1904 ईस्वी का अधिनियम था जिसमें क्या किया था, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही बड़ा प्रश्न है, आपको क्या करना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है वाराणसी,
दूसरा ऑप्शन है सिकंदरा, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो गया चंडीगढ़, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया आगरा। दोस्तों इन 4 शहरों में से जो सम्राट अकबर थे इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे और आपको एक लाइक भी देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। तो दोस्तों किस वर्ष में प्रस्तुत किया था बजट उसे काला बजट कहते हैं। तो 1973 और 74 में जो प्रस्तुत किया था बजट को उसी को हम लोग क्या कहते हैं काला बजट के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेट नंबर 4 का 11वां प्रश्न है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों में तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए दांडी से जो यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो वो कहाँ कितने मील की यात्रा की थी, 240 मील की यात्रा पैदल चली थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों ये 3-4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाते होंगे, उनको हमको चूज करना है। पहला ऑप्शन है भजन सोपारी, दूसरा है उस्ताद अमजद अली खान, तीसरा है पंडित शिव कुमार शर्मा, और चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया तरुण भट्टाचार्य। तो दोस्तों जो इनमें से जो उस्ताद अमजद अली खान है ये संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं, जबकि भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य ये सभी जो है संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों जो भारत का संविधान था उस जिस वक्त लागू हो रहा था उस वक्त मूलतः जो थी कुल 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख से निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो दोस्तों देखिए जो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा कि जो अशोक के प्राचीनतम उप अभिलेख थे ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की सीमा से जो सटे हुए राज्य हैं ये तीनों हैं, यानी कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों राज्य जो हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न हमारा होगा, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों जो संघ के मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें लोकसभा के कुल सदस्य का 15% जो है ये इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% जो है संघ के मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, हमारा 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किसने किया था, शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एक कंप्यूटर घटक नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है ALU, ठीक है, दूसरा है CPU, तीसरा है मेमोरी और चौथा कौन सा कागज़। तो दोस्तों देखिए ALU का काम भी होता है, मेमोरी का काम भी होता है और CPU का काम होता है, तीनों में जो होती है ये कंप्यूटर से संबंधित वर्ड हैं। ठीक है, लेकिन जो कागज़ होती है कंप्यूटर से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, तो इस पर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलग हो जाएगा इससे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग जो होती है वो कौन सी होती है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि दुनिया का सबसे समुद्री बेस्ट मार्ग कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। दोस्तों इस सेट का अंतिम प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेलते समय हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग क्या कहते हैं, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते थे, तो लाख बख्श के नाम से जानते थे। इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट सेट की ओर, यानी कि 5वां सेट की ओर। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार जो भारत की लिंगानुपात क्या थी, 943 थी। ठीक है, 943 थी इसकी लिंगानुपात, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
टेक्सॉल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो दोस्तों टेक्सॉल जो है ये सूची वृक्ष से निकाली जाती है, कि यू के वृक्ष से निकाली जाती है टेक्सॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर देखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए कैप कमोरी, दूसरा है कन्याकुमारी, तीसरा है करौंडी और चौथा है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों जो भारत की दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर देखेंगे दोस्तों इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं है कह रहा है, तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य कृषि संगठन। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो होगी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, WHO ये सभी जो दोस्तों क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये सभी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जबकि रेड क्रॉस जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, जो हमसे पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों यूनेस्को की जो विश्व धरोहर शामिल है उसमें कौन सा शामिल है? तो खजुराहो की जो मंदिर है ये शामिल है किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न कह रहा है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो दोस्तों जो दीन बंधु थे उसे क्या बोलते हैं? तो CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम क्या है? पेटीएम क्या है? पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंक के बारे में क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो आपके पास ऑप्शन है वे डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, दूसरा वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, तीसरा वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, चौथा कौन सा हो गया? वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पेमेंट बैंक होती है वो क्या करती है? वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये राइट नहीं होता है, ये अधिकार नहीं होता है कि वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सके, लेकिन इसके अलावा वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वे ऋण भी प्रदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, और वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा कि पेमेंट बैंक संबंधों में कौन सा कथन गलत हमको चूज करना था। ये बात गलत है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये यानी कि पेटीएम जो है ये जारी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के को विभाजित करती है? तो आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान चीन, दूसरा अफगानिस्तान पाकिस्तान, तीसरा भारत बांग्लादेश और चौथा कौन सा है? भारत और नेपाल। तो दोस्तों जो डुरंड रेखा होती है वो किसको विभाजित करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डुरंड रेखा। ठीक है, आपसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला दोस्तों क्या है, देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपसे याद रखेंगे कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा राजा चोल, तीसरा है आदि शंकर, चौथा कौन सा है? कृष्णदेव राय। तो दोस्तों जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णदेव राय जो हो जाएगी, यानी कि ये विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम है। कौन किस शासक का नाम? कृष्णदेव राय है, जिसने क्या किया था? 16वीं शताब्दी में शासन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत का कौन सा जैव संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कौन सा ऐसा जो है क्षेत्र वो शामिल नहीं है, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा सुंदरवन, तीसरा मंदार की खाड़ी, चौथा कौन सा है? मानस। तो दोस्तों जो मानस है ये इसमें शामिल नहीं है, जबकि नंदा देवी, सुंदरवन और मंदार की खाड़ी ये तीनों जो है ये बायो रिजर्व में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 13वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है। तो किसका एक भाग है? आपके पास ऑप्शन है शिवालिक का,
दूसरा है ट्रांस हिमालय का, तीसरा मध्य हिमालय का और चौथा कौन सा हो गया, निम्न हिमालय का। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मध्य हिमालय हो जाएगा, यानी कि हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला जो है ये मध्य हिमालय का एक भाग है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है भारत बांस में फूल आना किसका कारण बन सकता है। तो जो बांस में फूल आती है वो क्या होती है, चूहों की आबादी में वृद्धि के कारण बन सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि चूहों की आबादी में जो फूल आती चूहों की आबादी में वृद्धि होती है किसी कारण से, तो बांस में फूल आने से चूहे की आबादी में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई जो होलकर हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित, यानी कि एमपी में स्थित है। कहाँ पे, इंदौर एमपी में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। इसे आप याद रखेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। तो दोस्तों पहली वंदे भारत की बात करें तो पहली चली थी कहाँ से कहाँ चली थी, लखनऊ से चली थी, कहाँ पे, नई दिल्ली के बीच में। ठीक है दोस्तों, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चली थी पहला। और जो दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ चली थी, नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। ठीक है, तो भारत में जो पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी, 1853 में चली थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा किस विजय पर अपनी प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करें कि बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे, तो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। यहाँ से 3 प्रश्न निकल गए कि फतेहपुर सीकरी बंदरगाह जो बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहें। दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 5 से लेकर के 10 सेट को डिस्कस करने वाले हैं और उसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तो आपको क्या करना होगा, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों हम वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, और जितनी भी बहुत ज़्यादा जो एसटीडी मटेरियल होती है हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप ज़रूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और उन्हें बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगे हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।